तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अब आपके लिए ग्रुप 4 की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और जिनमें हमने अपनी पहली जो क्लास स्टार्ट की है, जो सेशन स्टार्ट किया है, हमारा कंप्यूटर का है। शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास रहती है, जो एक दो दिन से नहीं आ पा रही है और हो सकता है संभवतः आज से क्लास रेगुलर हो जाए आपके लिए हिंदी की, लेकिन कंप्यूटर की आपके लिए पर डे क्लास रहेगी। और आज की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम कुछ थ्योरिकल क्लासेस लेकर आए हैं, थ्योरी वाली, और इसमें भी कुछ हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। तो आइए अभी देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा। तो देखिए, पहली जो हेडिंग आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी हमारी 1942 से लेकर 1955 तक है। तो ये हमारी प्रथम पीढ़ी हो गया। अब प्रथम पीढ़ी के बारे में क्या लिखा है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब उम्मीद है आपको क्लास में सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर डायोड बल्ब यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, इसे डायोड कहा जाता है। यहाँ अधिकतर यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं निर्वात ट्यूब से बनते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, तो निर्वात ट्यूब का यूज किया जाता था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENICAC। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा यहाँ पर क्या लिखा है? ENIAC। तो ये हमारा एक प्रथम कंप्यूटर था। लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको बता दें इसके बारे में। आज की क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं जो निर्वात ट्यूब का जो उपयोग किया जाता था वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है वो निर्वात ट्यूब दोस्तों जिसका प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बताइए निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो निर्वात ट्यूब का उपयोग हमारी प्रथम पीढ़ी में किया गया था, या कहीं कहीं पर वैक्यूम ट्यूब भी लिखा आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्लियर यहाँ से हो गया है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है ना। जो एनईए कंप्यूटर जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। याद रखिए, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े आकार के होते थे, जो एक एक दो कमरे के बराबर इनका आकार होता था। ये कुछ आपने आपको इसकी ये एक इमेज डाली है, आप देख रहे होंगे, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ओके ना, क्लियर हो गया ना। चलिए बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। और अगली जो हमारी हेडिंग हो जाएगी वह हो जाएगी हमारी द्वितीय पीढ़ी। तो द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक है दोस्तों? सबसे पहले हम आपको ये बता दें तो द्वितीय पीढ़ी हमारी है 1955 से लेकर 1964 तक दोस्तों। कब है? 1955 से लेकर 1964 तक। आइए अब द्वितीय पीढ़ी के बारे में भी जान लेते हैं और ये भी हम आपको बताते जाएंगे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इनसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके। क्योंकि अभी पटवारी में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे बिल्कुल किसी किसी एग्जाम में जो शिफ्ट है उसमें बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जा रहे हैं कंप्यूटर की, और किसी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के कंप्यूटर क्वेश्चन देखने को मिले। हम हर टॉपिक से डीप और सरल से सरल क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए द्वितीय पीढ़ी का जो हमारी पीढ़ी है 1955 से 1964 तक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों, आपको तो केवल लेक्चर के तौर पर क्लास अटेम्प्ट करना, हम आपको केवल पढ़ के बताएंगे, आपको खाली सुनना है। ठीक है ना। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य तार्किक उपकरण यानी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है ना। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ। यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कहीं ना कहीं हम आपको एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे डाउट्स क्लियर करा देते हैं। सबसे पहले देखिए तुलनात्मक अगर देखें और पहली पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी में, तो देखिए जो निर्वात ट्यूब है, यहाँ पर कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब है, उसके स्थान पर जो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था ना, यह वैक्यूम ट्यूब निर्वात ट्यूब, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना। ये हमारा प्रथम पीढ़ी, इसकी बात हो रही है। अब वापस चलते हैं द्वितीय पीढ़ी की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। जो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ट्रांजिस्टर। इसका वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब के स्थान पर इसका उपयोग किया जाने लगा। इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, आपने इसको तो देखा ही होगा उम्मीद है। ठीक है ना। तो इसके स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। तो ये ट्रांजिस्टर का आकार है जो फोटो मैंने इसमें डाल दिए। इसके बाद इसमें क्या आगे की लाइन पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। मेमोरी के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाने लगा था। अच्छा देखिए, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था तो उसमें मेमोरी कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए तो चाहना पड़ेगा ना, तो मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगर क्वेश्चन कभी कोई बनता है कि बताइए द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब या फिर कह सकते हैं निर्वात ट्यूब के स्थान पर क्या उपयोग किया जाने लगा था, तो हमारा यही
ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रथम पीढ़ी में किस कह सकते हैं मेमोरी स्टोरेज क्षमता के लिए उपयोग किया जाता था, तो मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी में स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, बस ये कि डीप से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, और लैंग्वेज को घुमा फिरा कर आपसे तोड़ मोड़ के पूछ लेते हैं, तो आपको डाउट हो जाता है उन क्वेश्चन में। देखिए द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो इस प्रकार का था, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका जो आकार है इस प्रकार का, ये कुछ इस टाइप का दिखता था। द्वितीय पीढ़ी में थोड़ी सी साइज की छोटी हो गई थी प्रथम कंप्यूटर की अपेक्षा, ठीक ना। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पॉइंट हमारा अब बढ़ते हैं अपनी तृतीय पीढ़ी की तरफ। तो तृतीय पीढ़ी कब से कब तक है दोस्तों, आपको बता दें तो 1964 से लेकर 1975 तक हमारी तृतीय पीढ़ी मानी जाती है। और तृतीय पीढ़ी में क्या क्या आता है इनके बारे में भी हम डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए तृतीय पीढ़ी, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का इस्तेमाल होने लगा था। जो ट्रांजिस्टर मैंने जस्ट आपको अभी ऊपर दिखाया था ना, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, तो इसके स्थान पर किसका उपयोग होने लगा था, इनका आईसी का इस्तेमाल होने लगा था। आईसी, ठीक है ना। आईसी दिखने में कैसी होती हैं, ये इनकी पिक्स यहाँ पर मैंने डाल दी हैं। आईसी कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। कैसी दिखती हैं आईसी, ये है आईसी, ठीक है ना, ये हमारी आईसी है। अब थोड़ा सा और इन आईसी की साइज देख लीजिए, बिल्कुल छोटी सी, और ये बहुत ही फास्ट होती थी उस टाइम पर। अब थोड़ा सा और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके बाद आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटेंस तीनों ही समाहित हो गए थे। यहाँ पर देखिए अलग अलग, जो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर अलग होता था और रजिस्टर अलग होते थे, कैपेसिटर, तीनों को एक ही आईसी के अंदर स्टोर कर दिया गया था, और आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटे हल्के हो चुके थे। इसके बाद जिससे कंप्यूटर का आकार अत्यंत छोटा हो गया था। आप देख ही रहोगे जो हमारा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, स्क्रीन पर आप जो देखिए जी है हमारा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर। तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था वह इससे थोड़ा बड़ा था, प्रथम पीढ़ी का और बड़ा था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए आकार छोटा होता जा रहा है, और जैसे ही हम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तरफ पहुंचे हैं, इनका आकार आप देख सकते हैं कितना छोटा हो गया है। ये हमारा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, और ये हमारा आईसी है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है, एसएससी वगैरह के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। देखिए दोस्तों अभी हमने ग्रुप 4 की इतनी क्लासेस स्टार्ट करें, लेकिन आने वाले समय में अगर आपका सहयोग रहा तो हम और भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, और आपके लिए बाकायदा एक पूरी पीडीएफ तैयार कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं क्लास के लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप यहाँ से इसको कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री रहेगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और अगला जो हमारा पॉइंट है हमारा चतुर्थ पीढ़ी। तो चतुर्थ पीढ़ी के बारे में भी हम जान लेते हैं। इस पीढ़ी में लार्ज स्केल आईसी बनाना संभव हुआ। एक छोटे से चिप में लाखों ट्रांजिस्टर समा गए, आकार में कमी आई, चिप को माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। जो हमारी जो छोटी सी चिप थी, इस चिप को क्या नाम दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। ये माइक्रो प्रोसेसर है, और आज के समय में इसी की कीमत है। जितना अच्छा ये होगा प्रोसेसर, उतना तेज होगा कंप्यूटर, उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। ये तृतीय पीढ़ी कब से कब तक की थी, तो ये हमारे 1975 से 1989 तक थी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। तो इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। ये चिप आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जैसे जैसे हम अब आगे पहुँचते जाएंगे, प्रोसेसर हमारे बढ़ता जाएगा, और इससे आकार छोटा होता जाएगा, और कंप्यूटर फास्ट होते जाएंगे, बिजली की खपत कम होती जाएगी, ठीक है ना। आइए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और ये कुछ हमारा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार है। ये थोड़े और मॉडर्न हो गए और फास्ट हो गए चलने में, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और हम आपको बता देते हैं। इसके बाद आता है पाँचवीं पीढ़ी। जो पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आप और हमारे घर भी मौजूद होगा। आपने कहीं ना कहीं इन कंप्यूटर को देखा होगा, अभी भी ये चलते हैं। इसके बारे में भी जान लेते हैं। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी है। तो क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास से कंप्यूटर का कार्य क्षमता की ओर वृद्धि हुई, ऑप्टिकल डिस्क का विकास हुआ। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ऑप्टिकल डिस्क का विकास हुआ, आखिर ऑप्टिकल डिस्क होते क्या है। आपने देखा होगा सीडी डीवीडी होते हैं, गोल टाइप के देखा होगा आपने। तो ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क के एक उदाहरण है दोस्तों। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इनका क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ, इनका आविष्कार हुआ पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर में, और फास्ट हो गए थे, ये मैंने कुछ आपको बता दिया है। और ULSI का उपयोग
हुआ था जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है 5वीं पीढ़ी में, तो ULSI का उपयोग किया जाने लगा था। और ULSI होता क्या है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर से दिखाया था उसका और मॉडर्न टाइप आ चुका था इस टाइप में। तो थोड़ा सा और आगे तो बढ़ते हैं दोस्तों। आकार तथा कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर लेते हैं। हमने आपको पांचों पीढ़ी हमने आपको समझा दी है। आकार में हर एक चीज़ का कंप्यूटर का जो जैसे जैसे बदलाव होता गया हमने आपको उनकी फोटो दिखा दी है। अब हम थोड़ा आकार तथा कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ जाता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप और हम सब जानते होंगे। एक मैंने आपको पिक्चर भी इसमें डाल दिया, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। कुछ इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे हर एक देश के पास आजकल सुपर कंप्यूटर मौजूद है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा फास्ट सुपर कंप्यूटर का नाम अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम बताइए। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता 500 मेगाफ्लॉप से अधिक हो उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पटवारी में ये क्वेश्चन शायद पूछा गया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आने की संभावना है। किन कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है, तो किन को रखा जाता है, जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगाफ्लॉप से अधिक हो उन कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इनमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इनमें 32 बिट से 64 बिट परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जाता है। वर्तमान समय में या कह सकते हैं वर्तमान में सुपर कंप्यूटर में गीगा फ्लॉप्स तथा टेरा फ्लॉप्स की गति पाई जाती है दोस्तों। ये कुछ जानकारी थी। मैं जितनी भी आपको जो बातें आपको जो बोल रहा हूँ इनको आप लेक्चर के तौर पे सुनिए। क्या होता है, लेक्चर के तौर पे सुनने से आपको बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया, वहाँ पर आप अपना पूरा नाम और अपने पूरा नाम के साथ अपने जिले का नाम हमको टाइप करके मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपको करंट अफेयर की न्यूज़ चाहिए या कोई जॉब से लेकर अपडेट चाहिए, सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम पे देते हैं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से जाकर आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इनका इस्तेमाल उच्च स्तरीय सघन गणनात्मक कार्यों आणविक या जैसे आपको पता होगा भूगोल हुआ, ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्र में हुआ, सैन्य एजेंसियों में हुआ, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। अब सुपर कंप्यूटर देखिए दोस्तों, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको पता है कि क्रे 1 था, ठीक है ना, क्रे 1 एस है जिसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में तैयार किया था। ये कुछ जानकारी थी। अब आ जाती है बात मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर को थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का हमने एक में इमेज डाली, एक फोटो डाली है जो इस प्रकार के दिखते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को छोड़कर विशाल आकार वाले सभी कंप्यूटरों को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ये सामान्यतः 32 बिट से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इस पर एक से अधिक लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। यह मुख्यतः बड़े संगठनों, आमतौर पर अत्यधिक आंकड़ों जैसे जनगणना, बड़े बड़े उद्योग में इस्तेमाल किए जा सकें। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दूं, नॉर्मल था तो बैंक हुआ या कोई बड़ी कंपनी हुई, इस पर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए IBM 3601 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आ जाती है बात मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर देखिए, जो सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर बना था उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह एक औसत दर्जे का बहुउपयुक्त कंप्यूटर है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम शक्ति वाला होता है और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाला होता है। यह कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना तक अधिक गति से कार्य कर सकते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। ये कुछ मैंने एक पिक्चर डाली है, बहुत ही पुरानी पिक्चर है। आजकल तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक छोटा सा अंकगणितीय संगणक होता है जिसका CPU माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन पर आधारित है। यह एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। उदाहरण के लिए घरों में उपयोग किया जाने वाला पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये इसको हटा दीजिए, इमेज में थोड़ी सी गलत डल गई है। माइक्रो कंप्यूटर ये होते हैं आपके या हमारे घर में जो यूज होने वाले होते हैं नॉर्मल से। अब एक कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया जाए। एनालॉग कंप्यूटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एनालॉग शब्द का अर्थ दो राशियों के अनुरूपता। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए, बंदी हो चुके हैं, बहुत ही पुरानी टाइप के थे दोस्तों। तो इसके बाद
अंकीय कंप्यूटर की बात आ जाती है तो यह देखिए कि अंकीय कंप्यूटर, यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। वापस आ जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने दे, लेकिन हाँ अगर आपको हम बता देते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने आपको नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में ग्रुप से जुड़ने के लिए, तो वहाँ पर आप उस नंबर को सेव कर लीजिए मेरा, और वहाँ पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके आप ये हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। हाँ हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप इसको मैं ग्रुप में आपको दे दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं कल आपसे। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।